हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी IQ। सो आज जिस टॉपिक पर हम डिस्कशन करेंगे वो है कि जो कोरल रीफ्स हैं दे कैन सर्वाइव ग्लोबल वार्मिंग। देखिए, बहुत सारी ऐसी रिपोर्ट्स हैं जिन्होंने हाईलाइट किया है कि जो क्लाइमेट चेंज है वो एक तरीके से इनएविटेबल रियलिटी है। ग्लोबल वार्मिंग भी हो रही है, मतलब कि जो अर्थ का एवरेज टेम्परेचर है वो कंटिन्यूसली इंक्रीज़ हो रहा है। अभी अगर हम देखें तो अगर आज के टेम्परेचर को हम कंपेयर करें प्री इंडस्ट्रियल लेवल, मतलब जब इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हुआ था मिड 18th सेंचुरी में, उससे पहले का अगर टेम्परेचर कंपेयर करें आज से, तो आज का जो टेम्परेचर है वो लगभग 1 डिग्री सेल्सियस जो है वो ज़्यादा है। अब देखिए, ये कहा जा रहा है कि ये जो टेम्परेचर है, ये जो टेम्परेचर कंटिन्यूसली इंक्रीज़ हो रहा है, अर्थ का जो टेम्परेचर कंटिन्यूसली इंक्रीज़ हो रहा है, उस वजह से जो हमारी बायोडाइवर्सिटी है, बायोडाइवर्सिटी का आप ये मतलब समझिए कि जो लाइफ की डाइवर्सिटी है ना, जैसे कई तरीके की बायोडाइवर्सिटी होंगी, जैसे मान लीजिए इकोसिस्टम डाइवर्सिटी, जेनेटिक डाइवर्सिटी या स्पीसीज डाइवर्सिटीज़, तो ये अलग अलग जो फॉर्म होते हैं बायोडाइवर्सिटी के, ये अंडर थ्रेट है। ठीक है, ये अंडर थ्रेट है। ये जो है ये हमारा कंक्लूज़न है काफ़ी टाइम से। लेकिन हाल ही में ये जो रिसर्च हुई है वो रिसर्च ये कह रही है कि भले ही जो ये टेम्परेचर है, ये टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है अर्थ का, और भले जो है ये बायोडाइवर्सिटी को अफेक्ट कर सकता है, लेकिन जो ये कोरल रीफ्स हैं, कोरल रीफ्स जो हैं फ्यूचर में इस टेम्परेचर इंक्रीज़ को सहन कर सकते हैं। मतलब कि फ्यूचर में ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो भी चेंजेस आ रहे हैं, उन चेंजेस को मीट करने के लिए ये जो कोरल रीफ्स हैं ये अडॉप्ट कर लेंगे। सो इसी पर हम चर्चा करेंगे। दिस वीडियो इज़ प्रेजेंटेड बाय मी, माय नेम इज़ सौरभ पांडे। देखिए, यूपीएससी से रिलेटेड अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप मेरा फेसबुक पेज विजिट कर सकते हैं। माय आईडी सौरभ पांडे 009। इस लेक्चर का पीपीटी भी आप मेरे फेसबुक पेज से डाउनलोड कर सकते हैं। हमारे पेन ड्राइव कोर्सेज अवेलेबल हैं इन सारे एग्जाम्स के लिए। एसएससी है, यूपीएससी है, आरबीआई एग्जाम्स हैं, स्टेट पीएससी कोर्सेज हैं, यूपीएससी ऑप्शनल कोर्सेज हैं, टीचिंग एग्जाम कोर्सेज हैं, यूजीसी नेट कोर्सेज हैं। ये कोर्सेज प्रिपेयर्ड है इंडिया की बेस्ट फैकल्टीज़ के द्वारा। आप इसका बेनिफिट उठा सकते हैं। अभी हमारी सेल चल रही है जो कि चलेगी 16 अगस्त तक। आप इन नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं या फिर studiiq.com वेबसाइट विजिट कर सकते हैं और इन कोर्सेज़ के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। तो चलिए टॉपिक स्टार्ट करते हैं। पहले जानते हैं कोरल रीफ के बारे में कि कोरल रीफ है वो क्या है। तो चलिए समझते हैं। तो पहले तो ये समझते हैं कि देखिए, जो ये कोरल रीफ्स हैं, ये कोरल रीफ्स बेसिकली क्या है, ये पार्ट है मैराइन इकोसिस्टम का। ठीक है, मतलब जो ओशियन है उसी में ये जो कोरल रीफ्स हैं वो बनते हैं। दूसरी चीज़ जो आपको समझना है कि ये कोरल रीफ्स किस ऑर्गेनिज्म से बनते हैं, मतलब कौन सा ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो ये कोरल रीफ क्रिएट करता है। तो कोरल जो है, कोरल एक खुद एक सेसाइल एनिमल है। ठीक है, एक सेसाइल एनिमल है, मतलब कि वो एक जगह ही फिक्स्ड रहेगा, ये मूव नहीं करता है। ठीक है, और कोरल्स बेसिकली दो तरीके के होते हैं। एक होता है हार्ड कोरल, ठीक है, और दूसरा जो कोरल होता है वो है सॉफ्ट कोरल। ठीक है, तो ये जो कोरल है इसको हम बोलते हैं पॉलिप। और मेनली जो ये कोरल रीफ्स बनते हैं वो कैसे बनते हैं, इन हार्ड कोरल्स के बनते हैं, क्योंकि ये जो कोरल्स हैं ये भी किसके बने होते हैं, लाइमस्टोन के। अब देखिए ये बनते कैसे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये एक एरिया आप मानिए, है ना, ओशियनिक एरिया आप मानिए। यहाँ पे एक कोरल इस तरीके से आया। ठीक है, अब ये डाई करेगा, उसके ऊपर क्या होगा, क्योंकि ये सेसाइल एनिमल है तो दूसरा कोरल भी इस तरीके से आएगा। क्योंकि ये सेसाइल एनिमल है इसलिए मूव नहीं करेगा, फिक्स्ड रहेगा अपनी एक पोजीशन में। दूसरा कोरल ऐसे आया, फिर तीसरा कोरल ऐसे आया, फिर ये डाई किया, चौथा ऐसे आया, फिर ऐसे, फिर ऐसे। इस तरीके से जो हज़ारों साल में पूरे एरिया में कोरल्स फैल जाएंगे और इस एरिया को हम फिर बोलते हैं कोरल रीफ। ठीक है, मतलब कि ये जो एरिया कोरल से बना हुआ है इसको हम बोलते हैं कोरल रीफ। अब जो ये कोरल, देखिए ये जो कोरल रीफ्स हैं, ये कोरल रीफ्स हर जगह नहीं फॉर्म होंगी, है ना, हर जगह नहीं फॉर्म होंगी। जैसे मान लीजिए ये लैंड एरिया है ना, लैंड एरिया जैसे हमारा कोस्टल एरिया हो गया है ना, ये मान लीजिए कोस्टल एरिया, फिर बाद में बे ऑफ बंगाल वाला एरिया है। तो मान लीजिए ये अगर लैंड एरिया है और लैंड एरिया का एक्सटेंशन इनटू द सी, ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं कॉन्टिनेंटल शेल्फ। ठीक है, कॉन्टिनेंटल शेल्फ। तो मेनली जो कोरल रीफ्स बनते हैं वो कहाँ पे बनते हैं, इन कॉन्टिनेंटल शेल्फ वाले एरिया में। क्योंकि ये जो कोरल्स होते हैं, कोरल्स को सरवाइव करने के लिए कुछ कंडीशंस चाहिए होते हैं जो हमने अपने प्रीवियस वीडियोस में कवर भी किए हैं ना। जैसे एक पर्टिकुलर टेम्परेचर चाहिए लगभग 23 डिग्री से 25 डिग्री सेल्सियस, है ना,
जो वाटर है, वाटर बहुत ज़्यादा सेलाइन नहीं होना चाहिए या कम्प्लीटली फ्रेश नहीं होना चाहिए, दोनों चीज़ें हैं। जैसे दूसरा है कि मान लीजिए कि दूसरा है कि जो सनलाइट है, सनलाइट की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, है ना, क्योंकि ये जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ है वो इतना डीप एरिया नहीं है ओशियन का, इसलिए सनलाइट भी यहाँ पे अवेलेबल रहेगी। इसलिए जो कोरल्स हैं, कोरल्स इस एरिया में, जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ वाला जो एरिया है, यहाँ पे फ्लरिश करते हैं। दूसरा एस्पेक्ट जो हमें जानना है वो ये है कि एक एल्गी होती है जिसका नाम है ज़ूज़ैंथली, ठीक है, ये एक एल्गी होती है ज़ूज़ैंथली। तो मान लीजिए ये कोरल है, मान लीजिए ये कोरल है, ठीक है, ये कोरल है। अब ये कोरल बना होता है किसका? अगेन लाइमस्टोन का बना होता है। अब इसके साथ, इस कोरल के साथ एक सिम्बायोटिक रिलेशन रहता है इस एल्गी का, जिसे हम कहते हैं ज़ूज़ैंथली एल्गी। अब इन जनरल आप मानिए कि ये सनलाइट को एब्जॉर्व करेगी, सनलाइट को एब्जॉर्व करने के बाद अगेन जो है फूड बनाएगी, है ना, फूड बनाएगी, और ये जो फूड बनाएगी मतलब फोटोसिंथेसिस के थ्रू जो है फूड बनाएगी ये एल्गी, और फिर अगेन इसकी वजह से ये जो कोरल्स जो हैं वो सर्वाइव करते हैं, क्योंकि ये जो फूड प्रिपेयर करती है वो फूड और जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो ये कोरल्स भी यूज़ करते हैं। तो ये एक फैक्ट है। इसका मतलब ये है कि कोरल्स अगर उनको सर्वाइव करना है तो इन एल्गीज का होना बहुत ज़रूरी है, ऐसा ये कहा जा रहा है। लेकिन जो अभी ये ओपिनियन है वो ये ओपिनियन है कि क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है, टेम्परेचर इंक्रीज़ होने की वजह से ये जो ज़ूज़ैंथली एल्गीज हैं ये डाई कर रही हैं, ये हमारा ओपिनियन है, ठीक है। अब ये जो ओपिनियन है ये थोड़ा चेंज हो रहा है, इसलिए ये जो टॉपिक है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जा रहा है। तो देखिए, अगर हम देखें कोरल्स को, तो कोरल्स जो है इस तरीके से दिखते हैं। ये मान लीजिए सी वाटर है और ये है कोरल्स ऐसे, और यहाँ पे आसपास अगर आप देखें तो बहुत सारी ऐसी फिशेस रहेंगी। अगर आप देखें कि मैराइन लाइफ की अगर आप बात करें, है ना, ओशनिक लाइफ की अगर आप बात करें तो 25% जो लगभग 25% जो मैराइन स्पीसीज़ हैं, ठीक है, जैसे फिशेस और वो सारी वो इस कोरल रीफ वाले एरियाज़ में रहती हैं। उसके अलावा अगर आप देखें तो 4000 फिशेस उनकी स्पीसीज़ इन कोरल रीफ्स में रहती हैं, और लगभग 700 कोरल्स की ही लगभग 700 कोरल्स की भी स्पीसीज़ जो है हैं। तो इससे हम कंक्लूड कर सकते हैं कि ये जो कोरल रीफ्स हैं, ये कोरल रीफ्स जो है हाईली बायोडाइवर्स रीजन है, ठीक है, बहुत ज़्यादा यहाँ पे मैराइन बायोडाइवर्सिटी होती है, और इसी वजह से इसको बोला भी जाता है क्या, रेन फॉरेस्ट ऑफ सी। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछा जा सकता है। रेन फॉरेस्ट ऑफ सी भी हम कोरल्स को बोलते हैं। अगेन आप देख सकते हैं ये जो है कोरल्स हैं, इसके ऊपर ये जो छोटी छोटी हैं ये एल्गीज हैं, और फिर अगेन जो अलग अलग जो फिशेस और दूसरे ऑर्गेनिजम्स हैं वो, जैसे मान लीजिए छोटी सी ये फिश दिख रही है, ऐसे जो है ये फ़िश जो है सर्वाइव करती है। ये फ़िश अगर आप देख सकते हैं तो अगेन ऐसे ही करके 4000 जो फिशेस की स्पीसीज़ है उनको ये हैबिटेट प्रोवाइड करता है कोरल रीफ। कोरल रीफ के जो टाइप्स हैं उनको अगर देखें तो अलग अलग टाइप्स के होते हैं, जैसे बैरियर रीफ्स, जैसे ऑस्ट्रेलिया में जो है वो बैरियर रीफ है, ठीक है। एक है एटोल्स, जैसे मान लीजिए मालदीव्स है ना, जैसे मालदीव है या फिर लक्षद्वीप है, ये जो आइलैंड है ये भी कोरल आइलैंड है। और किस टाइप के हैं, ये एटॉल टाइप है। इसका प्रीवियस वीडियो में कवर किया गया है कि जो बेसिक डेफिनेशन है बैरियर रीफ्स क्या होते हैं, एटॉल्स क्या होते हैं, तो आप उन वीडियोज़ को भी रेफ़र कर सकते हैं। फिर उसके बाद जो है वो थर्ड कैटेगरी है, वो है फ्रिंजिंग रीफ। तो आपके पास बैरियर रीफ है, एटॉल्स है, ठीक है, और फिर आपके पास जो है फ्रिंजिंग रीफ है। अब देखिए, प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, कोई भी एग्जाम अगर आप दे रहे हैं तो प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है कि इंडिया में बैरियर रीफ नहीं है ना। ग्रेट बैरियर रीफ जो ऑस्ट्रेलिया में है वो किस टाइप का कोरल रीफ है, वो बैरियर रीफ टाइप का कोरल रीफ है। इंडिया में एटॉल भी है और फ्रिंजिंग है, ठीक है। गुजरात से लेके महाराष्ट्र का कोस्ट है और फिर कर्नाटका के लाइन वाले एरियाज़ में किस टाइप का रीफ है, वो है फ्रिंजिंग रीफ, ठीक है। वही अगर आप लक्षद्वीप की बात करें तो लक्षद्वीप में किस टाइप का रीफ है, वो है एटॉल टाइप रीफ। तो ये इंपॉर्टेंट है। देखिए, अगर हम देखते हैं डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, तो इवन आप अफ्रीका की बात करें वहाँ भी कोरल्स प्रेजेंट है। इंडिया की बात करें, देखिए ये सारे एरियाज़ में जो है कोरल्स प्रेजेंट है। ये पूरे एरियाज़ में अगर आप देखें तो कोरल्स प्रेजेंट हैं। इस एरिया में अगर आप देखें तो जो है कोरल्स प्रेजेंट हैं। तो डिस्ट्रीब्यूशन भी हमें जानना इंपॉर्टेंट है।
जैसे फॉर एग्जांपल आपसे पूछा जा सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू अबाउट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कोरल रीफ्स, और वो ऐसे कह देंगे कि कोरल रीफ्स आर लोकेटेड इन द सदर्न पोर्शन ऑफ ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो सदर्न पोर्शन में आप देखिए नहीं है, ये जो वेस्टर्न, ईस्टर्न और नदर्न पोर्शन जो ऑस्ट्रेलिया का है वहाँ पे प्रेजेंट। आपसे ये भी कह सकते हैं कि जो साउथ वेस्टर्न पोर्शन है पैसिफिक ओशियन का, या फिर ये जो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़, ये जो है कंट्रीज़ हैं, फिलीपींस है, मलेशिया, इंडोनेशिया, ये जो कंट्रीज़ हैं यहाँ पे कोरल रीफ्स नहीं है, ऐसे आपको कह सकते हैं। लेकिन अगेन आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे जो है कोरल्स प्रेजेंट हैं। देखिए जो फियर है, फियर क्या है अभी इस समय, ये कहा जा रहा है कि देखिए जो एवरेज टेम्परेचर है वो 2 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाएगा। अर्थ का जो एवरेज टेम्परेचर है वो 2 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाएगा, क्योंकि अभी 1 डिग्री सेल्सियस तक ऑलरेडी बढ़ चुका है, 2 डिग्री सेल्सियस तक जो है फ्यूचर में बढ़ जाएगा। इसलिए हम पेरिस एग्रीमेंट के तहत कोशिश कर रहे हैं कि जो टेम्परेचर है वो इतना इंक्रीज़ ना हो, 2 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा इंक्रीज़ ना हो। अब देखिए अगर टेम्परेचर 2 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ता है तो इससे बहुत सारे प्रॉब्लम होंगे। पहले जो चीज़ रखी जा रही है वो ये है कि मान लीजिए ये कोरल है और इसके ऊपर जो ये जूज़ैंथली एल्गी है ये डाई कर जाएंगी। ठीक है, क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा, इस टेम्परेचर इंक्रीज़ की वजह से ये जूज़ैंथली एल्गीज डाई कर जाएंगी और इस वजह से क्या होगा, इस वजह से होगा कोरल ब्लीचिंग। तो कोरल ब्लीचिंग जो है वो तो विजिबल है। अगर आप बैरियर रीफ की बात करें तो वहाँ भी जो है कोरल ब्लीचिंग विजिबल है। ठीक है, तो कोरल ब्लीचिंग तो हो रही है। तो अगर हम कोरल ब्लीचिंग की बात करें तो जैसे ये मान लीजिए ये कोरल है, इसके ऊपर ये जूज़ैंथली एल्गी है। ठीक है, टेम्परेचर इंक्रीज़ होने की वजह से क्या होगा कि ये जो जूज़ैंथली एल्गी है ये मर जाएंगी और इसकी वजह से जो कोरल बचेगा ऐसा, ये जो ब्लीच्ड कोरल है ये ब्लीच्ड कोरल भी सरवाइव नहीं कर पाएगा। ठीक है, और दूसरा क्या है कि ये जो ब्लीच्ड कोरल है ये, और दूसरा जो ये ब्लीच्ड कोरल है ये मैराइन लाइफ को भी सपोर्ट नहीं कर सकता। तो ये जो है ये है ब्लीच्ड कोरल, इस टाइप के होते हैं ब्लीच्ड कोरल। तो अभी की स्टडी के हिसाब से अगर हम देखें तो 33% जो हमारा रीफ है, जो कोरल रीफ एरिया है वो अंडर थ्रेट है। ठीक है, IUCN ने भी इस चीज़ को हाईलाइट किया है कि 33% जो हमारे कोरल्स हैं वो अंडर थ्रेट हैं। देखिए अब देखते हैं कि जो रिसर्च है, जो लेटेस्ट कंक्लूज़न है वो क्या कह रहा है। रिसर्च ये कह रहा है कि जो हमारे प्रीवियस जो हमारा कंक्लूज़न है, ये जो पहले की जो हमारी साइंटिफिक स्टडी है उस बेसिस पे जो हम कह रहे हैं कि इतनी बायोडाइवर्सिटी है, जैसे अभी हमने कहा कि लगभग 700 स्पीसीज़ ऑफ कोरल्स हैं, और दूसरा जो उन्होंने कंक्लूड किया था कि ये जो ओल्ड है, मतलब किस टाइम जो है कोरल और ये जूज़ैंथली है इन दोनों के बीच जो एक सिम्बायोटिक रिलेशन है वो कब बना। तो पहले उन्होंने कंक्लूड किया कि ये जो रिलेशन बना है वो 50 to 60 मिलियन ईयर्स एगो बना था। ठीक है, ये कंक्लूज़न हमारा पहले था। अभी जो लेटेस्ट स्टडी हुई है वो ये कह रही है कि ये जो सिम्बायोटिक रिलेशन है ये लगभग 160 मिलियन ईयर्स ओल्ड है। ठीक है, पहले कहा जा रहा था कि 50 to 60 मिलियन ईयर्स ओल्ड है, अब कहा जा रहा है कि 160 मिलियन ईयर ओल्ड है। ठीक है, दूसरा ये कहा जा रहा है कि जो डाइवर्सिटी है वो भी बहुत ह्यूज है। पहले जो एक्सपेक्टेड था कि डाइवर्सिटी इतनी है उससे भी ज़्यादा कोरल रीफ्स की डाइवर्सिटी है। दूसरा पॉइंट जो साइंटिस्ट सामने रख रहे हैं कि ये जो सिम्बायोटिक रिलेशन है किसके किसके बीच, कोरल्स और जूज़ैंथली जो ये एल्गी है इनके बीच, ये इतना ज़्यादा ओल्ड है और इस टाइम पीरियड में 160 मिलियन ईयर्स बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इस टाइम पीरियड में ये जो कोरल रीफ है इसने बहुत सारे एनवायरमेंटल चेंजेस देखे हैं, है ना, बहुत सारे जियोलॉजिकल चेंजेस देखे हैं, है ना, और उन चेंजेस के दौरान टेम्परेचर बहुत ज़्यादा था, है ना। मान लीजिए कि आज से अगर कंपेयर करें तो जब चेंजेस हो रहे थे, जब ये जियोलॉजिकल या फिर कई सारे जो एनवायरमेंटल चेंजेस थे उस टाइम पे टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा था। आज से भी अगर कंपेयर करें, अगर ऐसी सिचुएशन इन कोरल रीफ्स ने फेस की है तो हमें वरी करने की ज़रूरत नहीं है। अगर मान लीजिए कि 2 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ता भी है तब भी जो है ये जो कोरल रीफ्स हैं ये सरवाइव कर पाएंगे। ऑल्दो साइंटिस्ट ये कह रहे हैं कि ये जो एडाप्टेशन इनको करना है उस एडाप्टेशन में ज़रूर टाइम लगेगा, लेकिन एक बार ये एडाप्टेशन हो जाता है तो ये कोरल्स जो है वो ईज़िली सरवाइव कर सकते हैं जो ये ग्लोबल वार्मिंग है उसको। देखिए ये जो स्टडी है बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम ये कहें कि अभी जो है हमें जो कार्बन एमिशन है उसको, ठीक है, कार्बन एमिशन जो है उसको कंट्रोल नहीं करना है
है ना, कि ये सोच के कि अभी जो है कोरल्स जो हैं वो अडाप्ट कर रहे हैं, धीरे धीरे दूसरे ऑर्गेनिजम्स हैं वो अडाप्ट कर पाएंगे। ये जो चीज़ है ये हमें कंक्लूड नहीं करनी है, हमें ये कंक्लूड करना है कि ठीक है ये धीरे धीरे जो है वो अडाप्ट कर पाएंगे, हमें जो है अपना मॉडल ऑफ डेवलपमेंट ज़रूर चेंज करना है, क्योंकि अगर मॉडल ऑफ डेवलपमेंट हम चेंज नहीं करेंगे तो ये पॉसिबिलिटी काफ़ी है कि जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है उस वजह से दूसरी जो प्रॉब्लम्स हैं, है ना, और वो जो दूसरी प्रॉब्लम्स, बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं, जैसे मान लीजिए कि फ्रीक्वेंसी है फ्लड की, ड्रॉट की, साइक्लोन्स की, वो बढ़ती चली जा रही है। इस वजह से लाइफ और लाइवलीहुड का काफ़ी लॉस हो रहा है। तो इन सबको कंट्रोल करने के लिए तो हमें कार्बन एमिशन रिड्यूस करना है, एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ जो है हमें मूव करना है। सो इस वीडियो लेक्चर में हमने डिस्कस किया कि ये जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, इस ग्लोबल वार्मिंग में जो कोरल्स हैं वो सर्वाइव कर सकते हैं। सो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।